बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पाक फौज ने आम इंतखाबात में इलेक्शन में ताउन फराहम करने का फैसला किया है। तो दूसरी जानिब निगरान सेटअप में मुतनाज़ा शख्सियात को हटाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से ये मुतालबा किया गया और कहा गया कि कागजात नामजदगी बिला वजह छीने जा रहे हैं। साइफर केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 11 जनवरी तक कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, शावर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने या ना करने से मुतालिक हतमी फैसला अभी तक नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दूसरे रोज भी बेनतीजा खत्म हो गया। कल इजलास होगा, क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है वो नहीं फैसला हो पा रहा और ये मामला जो हैं वो कशीदा हैं इस वक्त। इस्लामाबाद की जो मजमूई सूरत हाल यहाँ बात की जाए तो ज़रा कशीदगी है और वो कशीदगी में इजाफा हो रहा है। मतलब ज़रा तो मैं नहीं कहूँगा, काफ़ी कशीदगी है। और उस कशीदगी में जो साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो मामला पेश आए कल, उसके बाद और उससे पहले यहाँ पे जो बलोच यहाँ पे जो ख़वातीन और बच्चे और बैठे हैं काफ़ी दिनों से, तो उनके हवाले से और फिर शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद की फ़ज़ाएँ जो हैं वो एक सियासत यहाँ पे नहीं है इस वक्त, ठीक है, सियासी कायदीन भी नहीं है और ये जो वाक़यात हैं उससे तलख़ी बड़ी है। लेकिन उससे हट के जो दो तीन बातें ऐसी हैं, अगर उन पे देखा जाए, पहला तो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात कर लेते हैं। उनको आज मज़ीद जो है वो मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया गया, GHQ हमला, ये सारा। लेकिन ये जहन में रखें कि ये पुलिस तफ्तीश कर रही है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मामलात हैं वो फ़ौजी अदालतों में नहीं है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं वो फ़ौज बता चुकी है कि हमारे, और उस पर अदालत का ये कहना था कि हतमी फ़ैसला जो है वो अदालत सुप्रीम कोर्ट करेगी। तो उनमें शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं, तफ्तीश के लिए इनको इनसे रिमांड मांगा था, लेकिन वो जेल उनको भेज दिया, रिमांड नहीं दिया। तो एक, लेकिन ये कि कल के वाक़यात के बाद जो है वो एक सूरत हाल बड़ी अजब सी लगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक बल्ले का निशान जो है वो नहीं आ सका तहरीक इंसाफ के पास। और आज जो है वो एक तो अदालतों का फैसला, साइफर का जो मामला है वो रोक दिए उन्होंने उसको, अदालत ने, और उसको 11 जनवरी को दोबारा शुरू होगा। अच्छा, फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो आज है, जो आर्मी चीफ ने जिसकी सदारत की, तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में दो तीन नुकात हैं जो कि एक तो ज़ाहिर है कि बहुत से अमूर पे उसमें डिस्कशन हुआ, हम तो नहीं जानते, लेकिन जो बयान आया है सामने ISPR का, उसमें दो तीन बातें हैं। एक तो बात यह है कि बल्कि चार मेरे ख्याल से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अहम हैं। एक बात तो यह है कि मजमूई सिक्योरिटी और जो हालात उससे हट के जो चार नुकात हैं, एक तो यह है कि वही स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ये सारे मामला, ठीक है, जो मुल्क में फाइनेंशियल करप्शन और ये सारा, आपको पता है वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है पाकिस्तान से कि ये जो एलीट है आपकी, ये मॉडल ख़राब, पाकिस्तान का माशी जो ढांचा है वो बर्बाद हो चुका है वर्ल्ड बैंक के मुताबिक। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है और वो इसलिए है कि यहाँ पर एलीट कैप्चर जो है और एक ख़ास, और IMF की और वर्ल्ड बैंक के जो लोग हैं वो बार बार ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये मॉडल ख़त्म हो चुका है मईशत का, और सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ये चोरी चकारी, लूट मार, ये स्मगलिंग और ये सारे मामलात को आप बंद नहीं करेंगे। तो आप जितना भी पैसा, एक तरह से वही कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी पानी कुएं में डालते रहें, जब तक कुआं पाक नहीं होगा तो ये काम आगे नहीं चलेगा। तो उसकी अक्कासी हमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुसलसल नज़र आ रही है। इससे पहले भी 2-3 इजलास ऐसे हुए हैं जिसमें ये बात हुई है। उसके अलावा दूसरा जो नुक्ता है वो है कि पड़ोस से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, महफूज ठिकाने वहाँ पर मौजूद हैं। तो दूसरा नुक्ता ये है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इलेक्शन के लिए जो भी ज़रूरत होगी तो वो फ़ौज उसमें ताउन करेगी। अच्छा, दो और हैं बातें। कश्मीर का मामला तो हमेशा से पाकिस्तान से, लेकिन अब कश्मीर के साथ साथ
जो है वो फ़लस्तीन का मामला भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहा है जी। और फ़लस्तीनियों के साथ भी वहाँ गज़ा में और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर जो ISPR का लामी आ रहा है उसमें मजम्मत हो रही है। तो ये 3-4 नुकात ऐसे हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर के साथ फ़लस्तीन भी अब डिस्कस हो रहा है। अच्छा, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज जो बात की है वो उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये ज़हन में रखें, उनकी सियासत पे ज़ाहिर है तनकीद भी करें, पसंद करें, जो जैसा भी हो, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब पे कातलाना हमले हो चुके हैं और हाफिज़ अहमदुल्लाह साहब पे तो अभी चंद रोज़ पहले बल्कि उनसे मुलाकात हुई तो वो अभी पिछले हफ्ते तो वो जो है वो अभी भी उनको वो तकलीफ़ से चल रहे थे, उनको ज़ख्मी हुए थे जब वो, तो उन पे कातलाना हमला हुआ था तो वो अभी भी तकलीफ़ से, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात पे काफ़ी जो है वो ख़तरे हैं। लेकिन उससे हट के वो कह रहे हैं, उन्होंने आज ये कहा कि 2 सूबों के हालात ख़राब हैं और अगर हमारे किसी कारकुन को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन होगा। अच्छा, तहरीक इंसाफ इसको किसी तरह और तरह ले रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये देखें, इलेक्शन को मुलतवी करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो फतह है वो तो हमें नविश्ता दीवार की तरह नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ का ये नुक्ता नज़र है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और ये वो बात है जो कि यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी के ज़राए भी कह रहे हैं कि काफ़ी सियासी रहनुमाओं को और आने वाले दिनों में आवाम को भी और सिक्योरिटी जो सियासतदान हैं उनको भी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। अच्छा, अब इसमें तो ये अब इंतखाबी मुहिम के हवाले से एक इशू है कि वो चलेगी तो अल्लाह ताला खैर करेगा, आने वाले दिनों में सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं और ये भी सारा मामला, तो ये कशीदगी अपनी जगह पे मौजूद है। और ये इसमें जो है अब अच्छा, कागजात नामजदगी कहीं मुस्तरद हो रहे हैं, कहीं कबूल हो रहे हैं, कहीं मुस्तरद हो रहे हैं, कबूल हो रहे हैं, लेकिन ये सारे का सारा मामला आगे जाएगा। यानी ये एपलेट कोर्ट्स के अंदर, और अभी ये इसमें हफ्ता 10 दिन है कि मामलात कहाँ तक जाएंगे, निशान का कैसे मिलेगा, क्या होगा, ये मामलात अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन खिंचाव है इस्लामाबाद में। तो अल्लाह खैर करे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इतना बहुत कुछ हो रहा है कि लोग इस वक्त बिल्कुल ही तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये जो जंग है ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी, ये जो जाहिरियत है ये इतनी ज़्यादा फैल जाएगी। और मैं इस बात को ये इंतहाई कर्ब का और दुख, छोटा लफ्ज़ है, इसका कोई मुनासिब लफ्ज़ मेरे पास नहीं है ये बात कहने के लिए कि बेशुमार फ़लस्तीनी बच्चे, ख़वातीन और वहाँ पे नौजवान, उनकी जो मैयतें हैं जो शहीद हुए हैं, तो उनमें से आज़ा निकाल के, उनके जो ऑर्गन्स हैं उनको ऑर्गन्स निकाल के दफनाया गया है, उनके ऑर्गन्स बेचे गए हैं। और फ़लस्तीनी जो हैं वो, क्योंकि कई जगहों पे बॉम्बिंग्स हुई हैं, तो वो अपनी मैयतें अपने प्यारों की छोड़ के गए हैं। जब वापस आए हैं तो उनका ये कहना है उन अथॉरिटीज़ का कि जो ज़ख़म थे, वो ज़ख़म जो थे जब हम वापस आए दफनाने के लिए, तो वो धमाके से, और वो पहले उस तरह के नहीं थे बल्कि प्रॉपर इंसिजन्स के साथ भी जो है वो जिसको कहते हैं चीरा लगा के ऑर्गन्स को निकाला गया था। तो ये इसराइल जो है वो एक अजब, इसके ऊपर एक नई शायद आने वाले दिनों में इंक्वायरी यूनाइटेड नेशंस या एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो ये गज़ा के हुकाम की तरफ से ये सरकारी तौर पे बताया जा रहा है कि जब वो इधर उधर होते हैं, मैयतें छोड़ के भागते हैं उनके अहले खाना, तो वापस आते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के नाम पे हॉस्पिटल की मॉर्चरीज़ में जाके और वहाँ से ऑर्गन्स को निकाल दिया जाता है मुर्दा खानों से। तो ये मामला जो है ये बड़ा, इसके लिए कोई अल्फाज मेरे पास नहीं है। 21,000 से ज़्यादा 21,500 के करीब जो है शुहदा हो गए। और इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है वो ये है कि किसी भी वक्त पूरी कोशिश हो रही है कि इसको रोका जाए, लेकिन इस बात के शदीद इम्कानात हैं कि हिज़्बुल्लाह के साथ इसराइल जो है वो अपनी उसका मास खुल जाएगा। और उसकी आज जो है वो वहाँ पर तेहरान में आज जो है वो काफ़ी
बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जो है वो सोगवारान मौजूद थे और आयतुल्लाह खामिनाई जो हैं रहबर, उन्होंने नमाज जनाजा वहाँ पे सईद जो ब्रिगेडियर जनरल सईद रज़ी मुसवी हैं, उनकी नमाज जनाजा तेहरान में आज हुई और वहीं पर उनकी तदफीन हुई। लेकिन उसके साथ ही जो है वो ग़ायबाना नमाज जनाजा नजफ़ में और करबला में और बैरूत में और मुख्तलिफ़ जगहों पे मशरिक़ वस्ता के काफ़ी ज़्यादा उसमें और वहाँ पर ईरान की तरफ से बात हुई कि हम ये बदला लेंगे और इंतकाम लेंगे इसराइल से और मुकम्मल तौर पे बदला लेंगे इसका। अच्छा, वहाँ जो सूरत हाल है इसराइल में वो ये है कि वो अब ये कह रहे हैं कि जी ये मामला जो है ये आगे आज उनकी तरफ से फ़ौज, उनकी सरकार की तरफ से उनकी फ़ौज वॉर कैबिनेट जो है, उन्होंने इस बात को ये बाकायदा कहा है कि ये मैं न्यूयॉर्क टाइम्स को भी कोट कर रहा हूँ और वहाँ के उनको, तो न्यूयॉर्क टाइम्स की पहली साइड है, वॉर कैबिनेट मेंबर जो हैं वार्न कर रहे हैं उनके कि इसराइल और ये जो गैलेंट है बाकी के इसराइल की जो किसी भी वक्त जो है नया फ्रंट हिजबुल्लाह के साथ खुल सकता है। अच्छा, ये बात जो है ये जो है ना, अब इसको अगर हम इस नक्शे को देखें, इसराइल जो है ये कह रहा है कि इट इज़ अंडर अटैक इन अ मल्टी एरिना वॉर। लेबनान, सीरिया, अगर ये नक्शा हम दिखा सकें, लेबनान, सीरिया, इराक, अच्छा मगरबी किनारा, वेस्ट बैंक, ईरान, यमन। तो ये इसराइल ये कह रहा है कि हमारे इन मुल्क यानी 7 में से 6 फ्रंट्स पे तो हम लड़ रहे हैं इस वक्त, हमारी जंग यानी वो छिड़ चुके हैं जंग, यमन के अलावा। ठीक है, इराक और ईरान इसलिए कि ईरान के जो ये कमांडर हैं ये इसराइल की स्ट्राइक में, इससे पहले जो हुई थी स्ट्राइक जो उसके अंदर जो है वो कासिम सुलेमानी वाली, वो अमेरिकन्स ने की थी, ये इसराइल ने की है। ठीक है ना, तो ये मसला अब ज़रा एक किसी और रुख पे जा रहा है। दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि 3 और आज इसराइल ने सरकारी तौर पे ये कहा, अच्छा वहाँ से 200-250 की हो रही है, यहाँ पे 3 मज़ीद इनके फ़ौजी मारे गए हैं। जो हमास वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक 1600 फ़ौजी मारे गए हैं, लेकिन इनकी तरफ से आज 3 और का इकरार किया, तो ये तकरीबन इनकी तादाद जो है ये 170 के करीब, 167 और 170 के दरमियान इसराइल के फ़ौजी ज़मीनी हमला शुरू होने के बाद वो जो है वो मारे जा चुके हैं। और जो आयरन डोम है उसने अब वो लेबनान से आने वाले जो रॉकेट्स हैं उनको सरकारी तौर पे बयान कर रहे हैं वो कि अब लेबनान की तरफ से रोक रहे हैं वो। लेकिन इसमें जो मेरे लिए एक बड़ी अजब नंबर है, वो शायद मुझे कुछ बहुत ही अजब सा लगा, और वो जो नंबर है वो है जो न्यूयॉर्क टाइम्स की 8th स्लाइड अगर हम देखें ना, तो ये इसराइल की इंटेलिजेंस क्या करती रही है। मैं इसको, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है 8th स्लाइड कि हमास और दूसरे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने 12,000 रॉकेट फायर किए हैं गजा से 7 अक्टूबर के बाद। 12,000, मतलब मैं इसको, और ये इसराइल खुद कह रहा है, इसराइल कह रहा है कि 12,000 रॉकेट गजा से फायर किए हैं 7 अक्टूबर के बाद, और 15 लोग उसमें इसराइल के अंदर यानी तल अवीव में और बाकी शहरों में, यानी 12,000 रॉकेट्स। एक तो यह ना कि इनके लोग अगवा हो गए और कत्ल हो गए, और ये वहां से 12,000 रॉकेट्स, और 12,000 रॉकेट्स को रोकने के लिए आयरन डोम, तो इनका जो एक तो जंग का अपना है सारा जो नुकसान है और उसमें जो बर्बादी और तबाही इंसानी जाने जा रही हैं, लेकिन उसमें जो पिछले महीने चंद हफ्ते पहले, यहाँ पे मैं वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहा हूँ 10th स्लाइड, उनका ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना ये था कि ये जो जंग है ये इसराइल की मईशत को 53 अरब डॉलर, 53 बिलियन डॉलर्स का इसराइल को माली तौर पे नुकसान होने जा रहा है। लेकिन टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज कहा है कि नहीं, ये हम चंद दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी, तो टोटल हमारा जो लॉस है 11 स्लाइड कोट कर रहा हूँ, आज उन्होंने कहा है कि हमारा नुकसान जो है वो NIS 50 बिलियन, ये कुछ 13-14 बिलियन डॉलर बनता है। लेकिन अमेरिकन्स का ये एस्टिमेट है कि ये 53 अरब डॉलर
से ज़्यादा, लेकिन अब ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का कुछ अरसे पहले का था। अब चूंकि जंग फैल रही है तो अब ये मेरा ख्याल से कि अब कोई नहीं जानता कि ये कहाँ तक पैसे का ज़िया होगा, लेकिन इंसान जो है, इंसानी जानें जो जा रही हैं वो एक अलग मसला है सारा। अच्छा, इसमें अब ये कहीं पर भी जंग तो ख़त्म होते नज़र नहीं आ रही, ये जंग फैल रही है और इसमें अभी भी कहीं पे मुज़ाकरात हो रहे हैं मिस्र में, कतर में, लेकिन चूँकि ये जो हो गया है ना मामला हिज़्बुल्लाह का, और हिज़्बुल्लाह जो है वो मेरा ख्याल है हमास से नहीं निपट सके, हिज़्बुल्लाह को तो भूल जाएं, ये भूल जाए इसराइल कि हिज़्बुल्लाह कहीं से, हमास नहीं, गज़ा नहीं काबू में आ रहा अभी, तो हमास को तो बिल्कुल भूल जाएं और ये पूरा जो इलाका है ना ये ऐसे बॉयल हो जाएगा। देखें वहाँ पे क्या हुआ है इसराइल में, सॉरी लेबनान में क्या हुआ, इन्होंने स्ट्राइक की इसराइल ने कल, और लिबनान के जो जनूबी इलाका है वहाँ पर जो है एक मिसाइल दागा। अब वहाँ पर जो लोग जो जानों से गए उसमें 2 ऑस्ट्रेलिया से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया के शहरी थे, यानी वो मुसलमान ऑस्ट्रेलिया के शहरी थे और हिज़्बुल्लाह के साथ वो लड़ रहे थे, लेकिन थे ऑस्ट्रेलिया के शहरी। तो उनकी जो अहलिया थी, एक की यानी 2 भाई, लेकिन अहलिया लिबनान की थी, भाई दोनों जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के थे, हिज़्बुल्लाह के साथ लड़ रहे थे। हिज़्बुल्लाह ने उनको जो है वो बड़े एजाज़ के साथ दोनों की तदफीन की है, लेकिन उसके नतीजे में ऑस्ट्रेलिया भी दरमियान में आ गया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकायदा इसराइल से बात की है कि जी हमारे शहरी जो हैं, 2 शहरी, मैं ये 5वीं स्लाइड गार्डियन कोट कर रहा हूँ, लेबनान एयर स्ट्राइक, एल्बनीज़ गवर्नमेंट रेज़ेड डेथ ऑफ 2 ऑस्ट्रेलियंस विद इसराइल, कि भाई हमारे 2 शहरी जो हैं ये आपने मतलब मैंने कहा ना ये पूरी दुनिया एक तरह से सके, और ये नीचे फिर जो उनकी तदफीन हुई है, ये ऑस्ट्रेलिया के 2 शहरी, इब्राहिम बाजी और उनका भाई दूसरा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो इशू है वो ये है कि ये मामला मैंने आपसे कहा ना कि ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, और अगले हफ्ते अब सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं, लेकिन उसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब ये इतनी जल्दी काबू में आएगा मसला, क्योंकि इसमें ईरान का जो ब्रिगेडियर जनरल की जो शहादत हुई उसके बाद ये मामला बिगड़ गए और उसका बदला हिज़्बुल्लाह और बाकी लोग, और 21,000 लोग, 21,000 से ज़्यादा, 21,500 जो शहदा हैं गज़ा के और मगरबी किनारे के, उनका मसला कैसे हल होगा। तो ये जंग जो है ये बढ़ रही है, और इसमें इसके साथ ही फिर इसमें कुछ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं पूरे खत्ते में जो आपस में कहीं, क्योंकि तितर बितर सा हो गया है ना पूरा सिस्टम। देखिए स्पेन के जो वज़ीर आज़म है वो बगदाद में है, स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर बगदाद में है, और बगदाद में उनकी मुलाकात हुई है ज़ाहिर है इराक़ के वज़ीर आज़म से, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेन जो है यानी ज़ाहिर है यूरोपीय यूनियन में भी है, और स्पेन जो है एक बड़ा अहम मुल्क रुकन है नेटो का भी, सब कुछ। लेकिन ये बात आप ज़हन में रखें कि स्पेन जो है वो ये कह चुका है कि हम फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करते हैं, हम किसी भी वक्त, और बल्कि ये मैं यहाँ पे 28वीं स्लाइड 28वीं भी कोट कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद टर्किश मीडिया को भी कोट कर रहा हूँ, और मैं उसके बाद कोट कर रहा हूँ अरबिक मीडिया को भी, 27वीं स्लाइड, ठीक है, कि ये जो है, अच्छा नहीं 28वीं और 29वीं, स्पेन ओपन टू रिकग्नाइजिंग पैलेस्टीनियन स्टेट इवन इफ EU डिसएग्रीज। यानी अब देखें कि अगर यूरोपीय यूनियन, और फिर अरबिया ने इनके बयान को इस तरह से कोट किया हुआ है कि EU शुड रिकग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेट, यानी फ़लस्तीनी रियासत को एक तस्लीम कर लें आप EU। तो ये बेल्जियम, बाकी मुल्क जो हैं, मतलब EU के अंदर भी जो मैं अक्सर ही सवाल उठाता हूँ ना, यूरोप क्या है, EU क्या है, शेंगन क्या है, नेटो क्या है, अभी तक ये हमें इसकी तफरीक जो है ना, यानी अरसर नौ जिस तरह हम कहते हैं ना कि मशरिक़ वस्ता की तरतीब पा रहा है, या वस्ती एशिया, या यूरोप पूरा, तो ये इसी तरह से ये आपको उसकी अलामत नज़र आएंगी कि कौन सा किस ब्लॉक में है, उस ब्लॉक की कोई पॉलिसी नहीं है। देखिए दरमियान में स्पेन कुछ कह रहा है, फ्रांस की कोई पॉलिसी है, बरतानिया तो ज़ाहिर है कि यूरोप के अंदर नहीं है ब्रेग्जिट के बाद, लेकिन उसकी अपनी पॉलिसी है। तो ये अब मामलात हो रहे हैं ख़राब। अच्छा, इसी में अब अगर मज़ीद अगर हम लें, इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं सामने, वो ये हैं कि
जो भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर जी, उन्होंने 5 दिन का दौरा किया है रशिया का। अच्छा, रशिया के यूक्रेन जंग के बाद जो इंडिया की पॉलिसी थी वो बहुत बहुत मुनासिब पॉलिसी। इंडिया जो है वो उसने अपने रशिया के साथ ताल्लुकात को ठीक रखा। ये बात जहन में रखें कि ये यूक्रेन रशिया जंग नहीं है, ये अमेरिका रशिया जंग है। मतलब यूक्रेन तो बीच में ऐसे ही आ गया ना, बीच में मतलब हाथियों की जंग में वो गन्ने का खेत बन गया। लेकिन इसमें जो है असल जो अगर किसी मतलब ये इंतहाई फजूल सी बात है कि आदमी कहे कि यूक्रेन की लड़ाई हो रही है रशिया से। ये लड़ाई जो है ये तो नेटो को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका और नेटो के आगे बॉर्डर तक जाए, ये तो एक मतलब है कि रशिया यूक्रेन से तो नहीं लड़ रहा, यूक्रेन को पीछे अमेरिका और उनके इत्तेहादिये जो ज़ाहिर पीछे हट गए हैं। लेकिन इसमें इशू ये है सारा कि उसमें एक इंडिया ने पॉलिसी ली कि हम अपना ऑयल वगैरह वहाँ से रखेंगे। लेकिन ग्रेजुअली ये हुआ कि इंडिया जो है इस पूरे अरसे में ये 2-3 सालों के अंदर, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया किसी जगह पे जाके ये मामला, तो इंडिया जब ये चाइना के साथ मसला हुआ था उसका 4था साल शुरू होने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद ये हुआ कि इंडिया फौरी तौर पर रशिया की तरफ, ईरान और रशिया की कि उस वक्त जयशंकर जो है उन्होंने दौरा किया था, वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जी का। लेकिन रशिया इस पोजीशन में नहीं था। रशिया ने थोड़ी सी कोशिश भी की थी कि वो चाइना के साथ, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत आगे नहीं बढ़ी। उसके बाद ये हुआ कि जब आगे बात नहीं बढ़ी और यहाँ से प्रेशर ज़्यादा किया, उसके बाद 3-4 वाक़यात ऐसे हुए जिसके बाद ये मैंने बात कहनी शुरू की थी कि इंडिया जो है अमेरिका, पहले तो वो मुझे समझ नहीं आया कि उसका कोविड पॉलिसी पहले तो वो डंप कर दिया, उनकी वैक्सीन को और सबको माने से लेने से इनकार कर दिया। हालांकि आइडिया अमेरिका का था कि ये हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी करनी है और इंडिया की अद्वियात बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। पहला तो ये वाक़या और बहुत सारे वाक़या। बहरहाल उसके बाद ये हुआ कि ये बढ़ते कशीदगी यहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे अब आज के दिन क्या है कि वो 5 दिन का दौरा उन्होंने किया रशिया का, और वहाँ पे उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई और लेवरोव के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उसमें कहा कि तुम्हारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात होगी। लेकिन उसके साथ इशू ये है कि जो यानी इस वक्त जो प्रेशर बना है, देखिए जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं वाशिंगटन और उनका स्टेट वहाँ पे यानी स्टेट विजिट था। स्टेट विजिट बड़ा रेयर होता है, बहुत कम होता है, तो आला तरीन सतह पे, और जो स्टेट विजिट था वो 22 जून है और 22 जून की जो तारीख है जिस दिन वहाँ पे स्टेट विजिट हो रहा है और साथ ही बयानात आ रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हम बैठ के कह रहे हैं कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, और उसके बाद G20 समिट हो रही है, पहले हम कह रहे हैं कोई IMEC नहीं बनेगा और ये नहीं होगा, वो अपनी जगह पर रुके होंगे। उसकी वजह ये कि अमेरिका के अंदर ये इंडिया को भी पता है, मतलब पब्लिक के सामने कुछ भी गए उनको भी यकीनन उनके सफारतकारों को पता है, इल्म है इस बात का कि ये मामला जो है अमेरिका के साथ इस तरह नहीं है, जरा प्रोजेक्ट कर रहे थे वो। अब हुआ जनाब क्या कि उसके बाद वो जिस तारीख को स्टेट विजिट हो रहा है उसी तारीख को वो सिख रहनुमा पन्नू की साजिश अमेरिका पकड़ रहा है, और उसके बाद फिर पैदर पे वाक़यात जो होते गए और ये उनकी तरफ से FBI के डायरेक्टर का आना, और फिर उसके प्रेसिडेंट बाइडन का बयान, और फिर उसके बाद ब्लिंकन का बयान और जैक सुलिवन का बयान, और सारा जो 5 आइज़। और अब ये हुआ है पिछले 24 घंटों में जो ग्लोब एंड मेल है, ठीक है, उसको मैं कोट कर रहा हूँ, और ये कनाडा ने एक बहुत बड़ा, कनाडा के मीडिया के अंदर मैं समझता हूँ कि अब तक की द ग्लोब एंड मेल 21वीं स्लाइड, ये RCMP जो है ये है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। तो इन्होंने ये कहा है कि 3 सोर्सेज ने ग्लोब एंड मेल को बताया है कि जो सस्पेक्टेड किलर्स हैं, ठीक है, ये हरदीप सिंह निज्जर के, वो कनाडा से निकले नहीं। ये इतनी बड़ी खबर है, अगर इसको हम ध्यान दें इस खबर पे, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने निज्जर को मारा था, हरदीप सिंह निज्जर को, वो पुलिस की सर्वेलेंस में है और दे नेवर लेफ्ट कनाडा, वो कनाडा में ही है। और 2 सोर्सेज ने कहा कि उनकी जो पुलिस है, यानी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP, वो जो है वो आने वाले दिनों में उनको गिरफ्तार कर लेगी, ठीक है, और उनके ऊपर आने वाले दिनों में अच्छा, मैंने अपने तौर पे तहकीकी तो पता चला कि जनाब इन लोगों ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे उनको रोक लिया गया। असल में वो
मतलब वो सर्वेलेंस में आ चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ये कह चुका है कि 6 लोग और 2 गाड़ियां उनकी वीडियो मौजूद है जो कि कत्ल करते हुए दिखाए गए हैं, उसकी सर्वेलेंस मौजूद है मुकम्मल तौर। अब ये मामला ख़राब है, यानी वहाँ पर अगर वो, और उसमें उन्होंने एक नाम भी ले दिया एक जो हसास अदारे के, इंडिया के हसास अदारे के ऑफिसर का, और ये तलखी बढ़ रही है। अब ये तलखी बढ़ते 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 यहाँ तक पहुँची कि उस तलखी के दौरान जो है वो प्राइम समुद्री ने फिर फाइनेंशियल टाइम्स को भी कहा कि हम इसकी तहकीकात करें सारे। लेकिन अब ये हुआ कि अब ये जो जहाज़ का मामला हुआ, जो कल भी मैंने बात की थी, इस जहाज़ के ऊपर जो कि इंडिया का जहाज़ था, इसके ऊपर एक अटैक हुआ तो राजनाथ सिंह जो उनके वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि हम दुश्मन को ढूंढ के, जिसने अटैक किया है उसको हम समंदर के अंदर से ढूंढ के गर्क कर देंगे अंदर। ईरान ने कहा कि हमने नहीं किया, अमेरिका ने कहा ईरान ने किया है, अमेरिका ने कहा, हुतीज ने उसकी जिम्मेदारी नहीं कबूल की। अच्छा, ईरान ने भी नहीं कबूल की, लेकिन अमेरिका ने कहा ईरान ने किया। और अमेरिका और ईरान के मामलात हम देख रहे हैं दुनिया में कहां खड़े हो गए। ईरान और रशिया ऐसे हैं बिल्कुल। अब मामला यह है कि जो हिंदुस्तान टाइम्स है आज का, उसने अपने तौर पे एक तहकीक करके एक रिपोर्ट लिखी है जो मुझे, मतलब अभी वो जाहिर है कि एक बहुत बहुत मोतबर अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स। अब हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो अपने तौर पे उसने जो तहकीक करके ये जो रिपोर्ट उनकी आई है, अगर हम उसको दिखा सकें तो वो उसमें ये कह रहे हैं, जो 33rd स्लाइड है, वो कह रहे हैं कि डेज, अब ये देखें, नॉट हुतीज, इंडिया प्रो फाइंड स्मोकिंग गन। अच्छा, तो मैंने जब ये देखा मैंने कहा ये तो तहकीक हो गई, तो कंप्लीट हो गया। वो तहकीक हुई तो तहकीक की जो आखिरी जो 3-4 लाइन्स हैं वो पढ़ें। द इंडियन एवियन कोस्ट गार्ड जो कि एनवी चैम्पलोतो डिस्ट्रेस कॉल पे आए थे, उनके पास ये जो है वो एविडेंस आ गई कि ये जो अटैक है, सोर्सेज हैव रिवील्ड कि विंग्स आर लाइकली टू बिलोंग टू शहीद 136 munition or suicide drone which is made by Iran. This appears to prove right what the US military had said a day after the incident. अब इशू ये देखें, अब यहाँ पे है मामला। अगर इंडिया ये कह रहा है अपने मीडिया में कि ये जो है हमारी तहकीकात ही कह रही हैं कि ये ईरान ने किया है और अमेरिका ठीक कह रहा था, तो ईरान ने किया है, तो ईरान और जो है, ईरान और रशिया तो एक साथ हैं बिल्कुल, ठीक है। और मैं 2 मिनट इसमें बात कंप्लीट करके उस पर, और फिर उसके साथ ही दूसरा जो बहुत बड़ा स्कैंडल आया है वो ये आया है साथ के, जो दोबारा वॉशिंगटन पोस्ट को मैं यहाँ पे कोट करके मैं इस बात को जरा कंप्लीट करूँ, तो ये क्योंकि ये इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं सारे, और चूंकि एकदम स्टोरीज आ रही हैं सारी, तो आज का जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसमें ये स्टोरी दोबारा से आई हुई है कि जो और उससे पहले एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले लेते हैं ना, 23वीं स्लाइड जो है वो ये है कि डैमनिंग न्यू फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन रिवील रिपीटेड यूज ऑफ पेगासस स्पाईवेयर टू टारगेट हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट। अच्छा, ये पेगासस जो है ये अब आज रिपोर्ट है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है ये 24वीं स्लाइड अगर हम दिखा देंगे, इंडिया टारगेट्स एप्पल ओवर इट्स फोन हैकिंग नोटिफिकेशंस। और द हिंदू ये कह रहा है कि पेगासस इन्फेक्शन फाउंड ऑन इंडियन जर्नलिस्ट फोन्स आफ्टर एप्पल अलर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये पेगासस तो इसराइल बनाता है, और इसराइल पेगासस बना के, ये पहले भी स्कैंडल आया था, पेगासस जो है वो हुकूमतों को ही देता है। अब वो एप्पल को अलर्ट किया, इधर से ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है, इस दौरान वो रशिया की तरफ जाते हैं। अमेरिका क्या वो हसास अपनी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी देगा, और क्या चाइना जो है उसके साथ जो तलखी है वो ख़त्म हो जाएगी इंडिया की। तो अगर रशिया की तरफ गया है तो फिर ये अमेरिका, फिर ईरान से कैसे अटैक हुआ है जिसको, तो मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। और फिर इसमें इसराइल के पेगासस दरमियान में एमनेस्टी इंटरनेशनल कह रही है कि वो सबूत हैं, उधर से कनाडा अपना प्रेशर बढ़ा रहा है, और एक पूरी लॉबी, यानी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो जो कह रही है काफ़ी अरसे से कि इंडिया जो है वो इधर भी है, हम सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, वो फिर वहाँ से बोलना शुरू हो गया आने वाले 3 दिनों में। तो मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि उसमें जो है ये
इंडिया को किसी सूरत मिडिल ईस्ट के सिनेरियो का जो केओस है उस मशवरा दे सकते हैं, उससे दूर रखना अपने आप को। उससे उन्होंने वो देखें, पहले तो ये इनको जाना नहीं चाहिए था, ये इसराइल के साथ है, ये खामोशी से इधर उधर कहीं, पहले इसराइल के साथ गए, अब रशिया के साथ चले गए जो कि खुल के फ़लस्तीन के साथ है, फिर ईरान, उधर अमेरिका का प्रेशर आ रहा है, उधर चाइना के, तो ये इतना केओस है इस वक्त वहाँ पे कि उसको मेरा ख्याल है कि अगर वो कुछ दिनों के लिए खामोशी अख्तियार कर लें शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और बहुत ज़्यादा वो जो इधर उधर तो उसके नतीजे में मामला थम जाएं, लेकिन वो थम नहीं रहे और प्रेशर बिल्ड हो रहा है, और इंडिया को इससे दूर रहना चाहिए मिडिल ईस्ट के सिनेरियो से। उनको शायद जो उनके ओल्ड गार्ड्स देखते रहे हैं मिडिल ईस्ट को पहले सोवियत दौर में, वो शायद प्रॉपर समझते हैं। जो यंगस्टर्स हैं वो शायद उनका ख्याल है कि बहुत ही गुडी गुडी सारा मामला, ऐसे नहीं है, बहुत बहुत कशीदा हो जाते हैं मामला। मैं सिर्फ एक बात कह के, एक जुमला कह के कंप्लीट करूं। देखिए, हम कहते हैं अफगान मुजाहिदीन, मैं उस दिन भी कह रहा था, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता था फ़दाईन, जान देने वाले। फ़लस्तीनियों को मुजाहिदीन नहीं कहते, फ़लस्तीनी फ़दाईन लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता था जब ये PLO की मूवमेंट चले। वक्फा लें, उसके बाद बात वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि मशरिक़ वस्ता के हालात मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं, ख़राबी की तरफ चले गए हैं हालात। और इसमें जो एक आज ख़बर, इसमें जो सफारती महाज पे बड़ी ख़बर है, इंडिया के लिए बड़ी कामयाबी है, और वो ये है कि सज़ाए मौत जो कतर में अनाउंस हुई थी, वो जो 8 नेवल ऑफिसर्स थे और जो भी थे उनके, तो वो उनकी सज़ाए मौत ख़त्म हो गई है कतर में। अब आगे क्या सज़ा होगी, मेरा ख्याल है कि कुछ साल जो भी सज़ा वगैरह के वापस वो रिपोर्ट कर देंगे, इसी तरह से गालिबन ये इसको इसी तरह से होना था। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, अच्छा, ये पेगासस जो है ना, ये कई दुनिया के मुल्कों के पास है। इंडिया की तो स्टोरी आ रही है ना सामने, लेकिन दुनिया के, सिर्फ इंडिया ने तो नहीं लिया ना, कई दुनिया के मुल्कों ने लिया होगा। तो इसमें किताब आई हुई है पूरी, द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्पाईवेयर। ये पेगासस, ये 2 सहाफ़ी हैं, लॉरेंस रिचर्ड और सेंदरीन रिगद, इन्होंने ये एक पूरी किताब इसके ऊपर पेगासस पे लिखी थी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ये सारे जो हमास के लोग हैं पूरी दुनिया में, इस्माइल हानिया, खालिद मिशाल, हिजबुल्लाह के रहनुमा, और आपको पता है साबिक वज़ीर आज़म का भी नाम आया था, खान साहब का भी नाम आया था कि उनके टेलीफोन की जब ये 174 लोगों की लिस्ट आई थी तो उनका भी नाम था, उनका भी फ़ोन मॉनिटर होता है। बहरहाल, तो ये कई मुल्कों के लोग, कई रहनुमा, ये सारों के फ़ोन मॉनिटर हो रहे थे, उसके बावजूद ये 7 अक्टूबर हो गया। तो इससे उससे ये किताब तो से पहले आ गई थी, तो साबित हुआ कि ये टेक्नोलॉजी, मैं कहता हूँ ना, 1G ने और 2G ने 5G को या 6G को पता नहीं कहाँ क्या किया। अच्छा, फिर उसके बाद तो ये टेक्नोलॉजी तो ये तो आप छोड़ देना, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस स्पाईवेयर, ये तो इसमें तो लोग पकौड़े खाएंगे इस किताब के अंदर कि इसमें तो ये तो सारे जो हैं ये तो ऐसी तैसी हो गई इस टेक्नोलॉजी ने। अच्छा, फिर दूसरा जो इशू है सारा वो इसमें यह है कि ये देखें, ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये इनसे दूर मशरिक़ वस्ता के मामला देखें, फ़लस्तीनियों के अंदर वो उन्होंने बहुत से लोग पकड़े हैं जो इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे, इसराइल ने उनके लोग पकड़े हैं, अरब मुल्कों की सिक्योरिटी, ईरान का मामला, फिर इस वक्त जो है ना, इस वक्त और ये जो आज उन्होंने बयान दिया है कि ये खोलने जा रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ महाज, ठीक है। तो ये जो एसोसिएटेड प्रेस ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वुंडेड इजरायली सोल्जर्स इज माउंटिंग विद हिडन कॉस्ट ऑफ वॉर, 9 स्लाइड जो है। और ये उनका जो बयान है कि जी ये 15वीं स्लाइड फाइनेंशियल टाइम्स, अब तो हम इस काफ़ी दिनों से कह रहे हैं लेकिन चूँकि मीडिया को कोट कर देते हैं, इसराइल्स बेनी गांस थ्रेटन्स टू इंटेंसिफाई मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हिजबुल्लाह। वहाँ पर जनाब अब प्रॉपर जंग है, प्रॉपर जंग हो रही है। प्रॉपर जंग का किसी भी वक्त जो है ना वो मतलब है कि ये और ख़राब हो जाएगी, या हिजबुल्लाह एंटर हो जाएगी या इसराइल एंटर होगा या वहाँ पे जो है बड़ा क्लैश स्टार्ट हो जाएगा। इसको कैसे रोका जाए, और इसके असरात जो हैं ये देखें, इस ऑस्ट्रेलिया के लोग वहाँ से पकड़े जा रहे हैं, यानी वहाँ पर वो हिट हो रहे हैं हिजबुल्लाह के साथ। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा इसमें
मतलब है कि एक ऑलरेडी फ्रंट चूँकि खुले हुए हैं चाइना वगैरह के साथ या बाकी उधर में, तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान अगर दरमियान में ना हो तो भी हम तो ये कह सकते हैं ना कि इस तरह से करना चाहिए जी, किसी अरब मुल्क की ये पॉलिसी होनी चाहिए, तो उसी तरह हम कहते हैं जी चाइना की पॉलिसी होनी चाहिए, रशिया की होनी चाहिए, इंडिया को इस तरह एक अपना तज़िया देते हैं कि भाई इससे ये मामलात ख़राबी की तरफ हैं। और एक बहुत बड़ी मुसलमान आबादी है चूँकि वहाँ पे हिंदुस्तान में जो रहती है, और फिर बांग्लादेश है, बाकी तो इस दूर रहना मुनासिब है बजाय इसके कि एंटर हुआ जाए। लेकिन ये कि वो अमेरिका ने कहा, ईरान ने किया है, और इंडियन मीडिया भी जाहिर है कि इसराइल के साथ रहा इतने दिन, उनका ख्याल था कि हमास जो वो हमास स्टेल हो गया। ये ऐसे जो मौके आते हैं ना, इस तरह के मौके, अगर देखें अमेरिका, चाइना, रशिया, ये जो बड़ी पावर्स हैं, यूरोप के मुल्क हैं, बाकी मुल्क हैं, इवन जो मिडल ईस्ट के ममालिक हैं, सारे ये अपनी पॉलिसीज़ को फ्लेक्सिबल रखते हैं। आखिर में जाके कतर में मुज़ाकरात हुए ना तालिबान के और अमेरिका के, मुज़ाकरात हुए ज़ल्म खलीजात के साथ बैठे आखिर में। इसी तरह से जो है वो ऑस्लो अकॉर्ड, तो एक एक्सट्रीम जो पॉलिसी ले जाते हैं ना, एक एक्सट्रीम पॉलिसी, तो उसके बाद देखें इस वक्त मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारे अंदरूनी इंतशार और खलफिशार सबसे बड़ा इशू है, लेकिन हमारी जो स्ट्रेटेजिक और खारजा पॉलिसी वो ठीक हमने बैलेंस रखा हुआ है। चाइना के साथ भी हाँ, ये अफगानिस्तान के हालात ख़राब हैं और वो उनको खुद ठीक करने हैं, वो ताल्लुक उनको ही ठीक करने हैं, वो बाहर से आके मतलब ज़ाहिर है कि एहतजाज कर सकते हैं, उनसे मरासले उनको लिख सकते हैं, उनको खुद ही वरना वो आइसोलेशन में चले जाएंगे। और वहाँ पे दहशतगर्दी का इशू नहीं है, इंसानी हकूक़ के मसाइल भी हैं वहाँ पे, बच्चियों के स्कूल खोले, वो सारी बातें जो मैं बहुत अरसे, वो सारे ताकि दुनिया के साथ वो चल सकें। इशू ये है कि मतलब जो बैलेंस है ना, बैलेंस करना दरमियान में हमने बैलेंस रखा हुआ है। सिर्फ एक मुल्क के साथ हमारा बैलेंस नहीं है और वो मुल्क इसराइल है, बाकी तो बैलेंस है ना। पाकिस्तान ईयू के साथ भी बैलेंस रखता है, अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी, रशिया, एक बैलेंस एक मुश्किल वक्त में। और फिर पाकिस्तान ज़ाहिर है कि एक ब्लॉक का हिस्सा है, OIC, और आज ये इन तमाम दिनों में अपने मुजाहरे देखे और फ़ौज की तरफ से प्रॉपर फ़लस्तीनियों की हक़ में बयान आ रहा है। तो बात सर ये कि पाकिस्तान का तो एक स्टांस है इसके ऊपर, पाकिस्तान का वही स्टांस है जो रशिया का है, जो यूरोप के बहुत से मुल्कों का है, जो अमेरिकन स्ट्रीट क्या हुआ था वहाँ पे एयरपोर्ट्स का रास्ता कल जो मुजाहरे हुए हैं, तो एयरपोर्ट JFK और इधर उधर के रास्ते ब्लॉक कर दिए थे लोगों ने, फ़्लाइट्स डिले हो गई अमेरिका में, वो वहाँ से पुलिस ने हटाया उनको। तो मसला ये है कि मतलब एक हमारी स्टेटेड पॉलिसी है पाकिस्तान की, दो रियासती हल। अब इसमें इशू ये है कि ये जो सिचुएशन आगे क्रिएट होने जा रही है, अब इसमें अमेरिका इसको कोई डील में आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, अल्टीमेटली कोई अरब मुल्क, तो पहले दिन से अरब मुल्क, ईरान, तुर्की, ये तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कर करके नाकाम हो गए, और उसके बाद ये हुआ कि ये जो है ये हुतीस की स्ट्राइक्स और वो करते करते ईरान, और अब ये मामला तो मुल्क आ गए ना बीच में। अगर देखें, अगर लेबनान पे हमला हो रहा है तो वो हिजबुल्लाह पे नहीं, लेबनान पे हो रहा है, तो लेबनान आर्मी उसमें आएगी, लेबनान की एक अपनी उनकी आर्मी भी तो है ना, तो उनकी आर्मी डिफेंड करेगी। तो अब ये हिजबुल्लाह कह रहे हैं, वहाँ से उनकी आर्मी मोबिलाइज हो गई और उनके वज़ीर आज़म ने कह दिया कि दिफा करो। जैसे कि यहाँ पर इराक़ के वज़ीर आज़म ने कह दिया था कि जी हमारे मुल्क पे स्ट्राइक हुई है, तो इन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन से बात करके ये अगले दिन ईरान पहुँच गए थे। तो ये मामला जो हैं ये तल्ख हैं इस वक्त। और फिर ख़ास तौर पे जब ये एक सिचुएशन ऐसी, इससे इसराइल की मुझे नहीं पता कि बीबी नेतन्याहू किस तरह इसमें से, उनके सामने क्या एंड गेम है इसका। एक एंड गेम होता है ना, आप कहते हैं ये एंड गेम, ये पिक्चर अल्टीमेटली होगी, जो मैंने कल भी बात की थी, ग्रेटर इसराइल तो नहीं है, तो क्या है फिर, मतलब क्या शाम और इराक और लिबनान और ये सारे इसराइल बन जाएगा? मतलब ये किसी एक गजा नहीं संभाला जा रहा, तो इसका एंड गेम क्या है? मतलब एक होता है ना कि ये मार रहे हैं, मर जाएंगे, इसको भी करा देंगे, ये कर देंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, तो अमेरिका ही इसको जंग को रोक सकता है या चाइना रोक सकता है, ठीक है ना। ये जो देखिए यूक्रेन पे इस गया बीच में, मतलब ये यूक्रेन और रशिया का नहीं था इशू, ये इशू ये था कि क्या नेटो ने यहाँ तक आना है कि नहीं, और ये 2007 का इशू है, 2007-8 का जॉर्जिया से शुरू हुआ। तो जंगें जो हैं, ये तो जंग जो है इसको ये शुरू ही ना होती काश, और शुरू हुई थी तो फिर उसके बाद पहले ही दूसरे दिन तीसरे दिन ख़त्म हो जाती। अब 21,000 से ज़्यादा तो फ़लस्तीनी शहादतें हो गई, और फिर उसके बाद ईरान के ब्रिगेडियर जनरल, और फिर उसके बाद ये हुतीस बहरे हैं, अब उसके बाद ये कि ये ईरान ने की है, उसके बाद इंडिया उधर से, पाकिस्तान कह रहा है कि जी ये हमारे मगरबी बॉर्डर से हमें प्रॉब्लम है, दहशत गर्दी के अटैक।
इस पूरी सिचुएशन को जब देखें ना तो एक ऐसा आपको लगता है कि एक इसको यानी कि समट नहीं रहे। खेल होता है ना कि अब यहाँ पे जो टॉक्स होंगी, अब ये कल मुज़ाकरात होंगे, यूक्रेन की जंग ख़त्म हो जाएगी, मतलब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। मतलब ये जी चलें, बड़ा अच्छा हुआ कि जी वहाँ पे कतर में टॉक्स हो रही हैं, कामयाब हो जाएंगी। अच्छा जी इजिप्ट में टॉक्स हो रही हैं, कामयाब हो जाएंगी। अच्छा जी कोई डेविड कैमरॉन आ गए तो कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जी मैक्रोन आ गए तो कामयाब, सेक्रेटरी ब्लिंकन आ गए, बाइडन आ गए, तो मतलब एक अच्छा जी वो एक वक्त निकला है OIC का बाकी मुल्कों से, तो मतलब कोई वो किसी को डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर कामयाब, जब वो मामला यहाँ तक चले जाएँ तो फिर जो है ना वो एक खौफ सा आता है कि ये तो हालात जो हैं ये बिगड़ रहे हैं। और उसके साथ ही आप ये देखें कि ये मुझे इसकी जो टाइमिंग्स हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्लोब एंड मेल के अंदर ये खबर आना, और कि जी उन लोगों को पकड़, वो अंडर सर्वेलेंस है, उनको पकड़ लेंगे और वो किसी भी वक्त उनको, तो ये मेरे ख्याल से हम वही बात है कि इससे इंडिया को चाहिए दूर रहे इससे। और पाकिस्तान भी ज़ाहिर है कि बहुत केयरफुली यकीनन फॉरेन ऑफिस और बाकी लोग देख रहे होंगे, वहाँ के भी देख रहे होंगे, पूरी दुनिया के दारुल हुकूमत अलर्ट हैं। लेकिन हम दुआ कर सकते हैं कि ये जंग जो है ये आगे ना फैले, और इसी दौरान कहीं 1 महीने बाद, 1.25 महीने बाद पाकिस्तान में आम इंतखाबात हैं। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, गिरदन वाक़िलों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।